हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज स्कूल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हमने जो हमारी पुस्तक है गंगा, आपका जो न्यू सिलेबस है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था। उसकी हमने जो पाठ का भावार्थ है वो भी देख लिया था, कहानी पूरी पढ़ ली थी। और आज हम जो करेंगे इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है यहाँ से, रचना से संवाद, ये वाले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आता है मेरे उत्तर मेरे तर्क, यानी यहाँ पर आपको अपने आप से उत्तर और तर्क देने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगते हैं। तो पहला प्रश्न है, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। यह आपका पहला प्रश्न है। इसके जो ऑप्शन है वो है प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंदिता, एकता और सहयोग, गर्व और दंभ, या विद्रोह और क्रोध। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा एकता और सहयोग। अब इसका तर्क क्या होगा तो वो हम देखते हैं। दोनों बैल हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे सांड से लड़ाई हो, दीवार तोड़ना हो, कांजी हाउस में रुकना हो, लेकिन मोती हीरा को छोड़कर नहीं गया, यही सच्ची एकता है। यानी कि हर विषम परिस्थिति में वो दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हैं। प्रश्न दूसरा देखें, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार क्यों नहीं किया। इसके ऑप्शन हैं, उन्हें भरपेट भोजन दिया गया, उन्हें बहुत मोटी रस्सी से बांधा गया, मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा, या उन्हें अलग अलग बांधा गया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मालिक ने बेचा यह सोचकर उन्हें अपमान लगा। तर्क क्या है, झूरी के साले के यहाँ जाने पर उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। अपने घर और मालिक के प्रति उनका लगाव था, इसलिए उन्होंने नई जगह अपनाने से इनकार किया। अगला प्रश्न देखते हैं, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया। कष्टों से बचने के लिए, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, अभिमान की रक्षा के लिए, अपनापन पाने के लिए। तो सही उत्तर है अपनापन पाने के लिए। तर्क है कि गया के घर न प्यार था न ढंग का चारा, झूरी का घर उनका अपना था, अपनेपन की चाहत ने उन्हें वापस खींचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गया द्वारा डंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है। स्वाभिमान का, अहिंसा का, पराधीनता का, या अन्याय की रक्षा का। सही उत्तर है स्वाभिमान का। क्या तर्क है, बिना कारण मार खाना मोती को स्वीकार नहीं था, उसने हल लेकर भागने की कोशिश की, यह स्वाभिमान की भावना है और हर व्यक्ति के अंदर स्वाभिमान की भावना होनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया। कहानी को रोचक बनाने के लिए, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए, संवादों को छोटा रखने के लिए, कथा में हास्य उत्पन्न करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। क्या तर्क है इसका, मूक भाषा के माध्यम से लेखक यह दर्शाना चाहता है कि पशुओं में भी भावनाएं, विचार और चेतना होती है, जो कभी कभी मनुष्य से भी श्रेष्ठ होती है। अगला प्रश्न है, दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं। भारत पर अंग्रेजों के क्रूर और अन्यायपूर्ण शासन के, स्वतंत्रता संग्राम में पशुओं के योगदान के, सत्याग्रह और अहिंसा के आंदोलन के, या स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तो इसका जो सही उत्तर है वो है स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। तर्क है, हीरा और मोती का अन्याय सहन के बाद विद्रोह करना, जेल यानी कांजी हाउस में जाना और अंततः मुक्ति पाना, ये सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक हैं। चलिए
अगले हम प्रश्न पे चलते हैं, जो है मेरी समझ मेरे विचार। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। यहाँ पर अपने आप से आपको उत्तर बना के लिखने हैं। आपको स्टोरी तो समझ में आ ही गई होगी। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। बैलों ने पहला प्रश्न हम पहले देखते हैं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था। आपने देखिए कल कहानी पढ़ी है, तो इसका उत्तर आप अच्छी तरह से जानते हैं। बैलों ने नए मालिक के यहाँ काम करने से इनकार इसलिए किया क्योंकि पहली बात यह थी कि उन्हें लगा कि उनको बेच दिया गया है और ये सब उनके लिए अपमानजनक था। दूसरा कारण था कि गया ने उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं किया। तीसरे, उनका हृदय झूरी के घर में था, वह जगह उनकी अपनी थी। बिना अपनेपन के काम करना उन्हें स्वीकार नहीं था। यह उनके स्वाभिमान और वफादारी का प्रमाण है। अगला प्रश्न देखते हैं। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? देखिए गांव में तो हर घर में बैल होते ही हैं और कभी आते हैं कभी जाते हैं, कहीं खो जाते हैं फिर वापस घर आ जाते हैं। कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन फिर भी बैलों का घर लौट आना जो थी वो कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? देखो, बैलों का घर लौटना इसलिए असाधारण था क्योंकि उन्होंने मजबूत पगहे तोड़े, यानी मजबूत रस्सी तोड़ी, रात में अपरिचित रास्तों से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के वो अपने घर पहुँचे। यानी उनके साथ उनका कोई मालिक नहीं था, कोई जान पहचान वाला नहीं था, फिर भी वो अपने घर पहुँच गए। यह उनकी स्मृति, बुद्धि और भावनात्मक लगाव का प्रमाण है। झूरी के मन में उनके प्रति प्रेम था और बैलों के मन में झूरी के प्रति, यानी एक मालिक और बैल दोनों एक दूसरे को चाहते थे। यह पारस्परिक प्रेम और वफादारी की भावना इस घटना को अविस्मरणीय बनाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों से सिद्ध करना है। तो उत्तर है, कहानी में संघर्ष की अनिवार्यता कई स्थानों पर दिखती है। पहला उदाहरण है, जब गया के बिना कारण बैलों को मारा तो मोती ने हल लेकर भागने की कोशिश की। अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का पहला संकेत। दूसरा उदाहरण है, सांड से मुठभेड़। यदि दोनों मित्र संगठित होकर न लड़ते तो जान से हाथ धो बैठते। संघर्ष आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य था। तीसरा उदाहरण है, कांजी हाउस की दीवार तोड़ना। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के बिना मुक्ति संभव नहीं था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। जब पेट भर गया और दोनों आज़ादी का अनुभव किया, जब पेट भर गया और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा और मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थे? कारण सहित लिए लिखना है। हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। जब वे कांजी हाउस से भागे तो स्वतंत्रता मिलने के बावजूद वे झूरी के घर की ओर दौड़े, किसी अज्ञात जगह नहीं गए। हीरा ने मोती से कहा भी, नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए अपना घर और अपना मालिक ही सर्वोपरि था। चलिए अगला प्रश्न है, बैलों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के कारण भी बताइए। हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। जब हम चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं तो अत्याचारी और अधिक साहसी हो जाता है। बैलों ने भी यही किया। काम न करके दीवार तोड़कर सांड से लड़कर उन्होंने विरोध जताया। यदि वे सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इतिहास भी यही सिखाता है कि अन्याय का विरोध न करने वाले समाज की कभी प्रगति नहीं करते। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया।
हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कम से कम 3 बिंदु लिखने हैं। तो देखिए, निम्नलिखित घटनाएं उनकी गहरी मित्रता सिद्ध करती हैं। पहला, वे हल या गाड़ी में जुटे होने पर अधिकतम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते थे ताकि मित्र को कम कष्ट हो। दूसरी बात, दोनों ने सांड से मिलकर लड़ाई की और एक अकेले नहीं लड़ा, यानी दोनों ने मिलकर सामना किया कोई भी मुसीबत हो। तीसरी बात है, कांजी हाउस में जब मोती को भागने का मौका मिला उसने हीरा को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया। चौथी बात है, हीरा ने कहा जाओ मुझे यहीं पड़ा रहने दो, पर मोती बोला इतने दिनों साथ रहे, आज विपत्ति में कैसे छोड़ूं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना करना है। तो देखिए, जब हीरा और मोती भाग कर गया के घर गए थे तो वहाँ उन्हें एक छोटी लड़की मिलती है, और जहाँ वो अपने मालिक के घर रहता था झूरी, वहाँ उसकी पत्नी है। तो दोनों के हमें व्यवहार को बताना है कि दोनों के व्यवहार कैसे थे। देखिए, प्रारंभिक व्यवहार कैसा है। बैलों को नमक हराम कहा, यानी कि जो झूरी की पत्नी थी वो जब उसके भाई के घर से भाग कर आ गए थे तो उसने उन दोनों को नमक हराम कहा था। शुरू से प्रेम और करुणा दिखाई किसने? जो भैरव की लड़की थी उसने। भोजन कैसा था, कैसे देते थे दोनों? जो झूरी की पत्नी थी यानी जो मालकिन थी वो सूखा भूसा देने का उसने आदेश दिया और रात को चुपके से, लेकिन जो लड़की थी जब वो गया के घर गई थी, दोनों बैल गए थे तो रात को चुपके से 2 रोटियां लाकर उसको खिला जाती थी। अंत में कैसा उनका व्यवहार रहा? तो मालकिन ने अंत में जब वो घर पहुंचे तो बैलों के माथे चूमे। लड़की का व्यवहार कैसा था? बैलों की रस्सी खोलकर भागने में मदद की। अगर वो मदद नहीं करती तो वो अपने घर दोनों बैल नहीं पहुंच पाते। भावना कैसी है? स्वार्थ मिश्रित प्रेम, यानी कि जो मालकिन थी वो कैसा प्रेम करती थी? स्वार्थ मिश्रित, यानी वो मतलबी थी। छोटी लड़की कैसी थी? निस्वार्थ थी और उसके अंदर सच्ची करुणा थी, क्योंकि उसकी भी माँ नहीं थी तो वो समझती थी कि बिना माँ बाप के कैसे रहा जाता है। तो ऐसे ही बैलों के भी जो अपने मालिक से दूर थे। चलिए आगे हम देखते हैं। मेरी कल्पना मेरे अनुमान। उसने उनके माथे सहलाए और बोली खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप उस छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार करते? तो देखिए, यदि मैं वह छोटी लड़की होती तो मैं ना केवल उन्हें रोटियां खिलाती या खिलाता, बल्कि गांव के लोगों को उनके साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी भी देती या देता। मैं किसी बुजुर्ग या पंचायत से न्याय दिलाने की मांग करता या करती। मैं चाहती कि बैल झूरी के पास वापस पहुँचे, इसलिए झूरी को पत्र या संदेश भी भेजता या भेजती। देखिए, कहानी बहुत आसान है, आप इनको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभवों से उदाहरण लेते हुए अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जब कांजी हाउस की दीवार टूटी तो घोड़े, बकरियां, भैंसें भाग गईं, पर गधे डर के मारे खड़े रहे। उसमें साहस की कमी थी। वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है। कई बार हमें अवसर मिलते हैं परंतु असफलता का भय, क्या सोचेंगे लोग का संकोच हमें जकड़े रखता है। इसलिए निर्णायक क्षणों में साहस और दृढ़ता बहुत जरूरी होते हैं। जैसे यहाँ गधे थे कि दीवार टूट गई थी, वो भाग सकते थे, लेकिन वो क्या था, उनको डर था और संकोच था कि कहीं दोबारा ना पकड़ लिए जाएं। मेरे अनुभव मेरे विचार, इसमें हम देखेंगे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब सच्ची दोस्ती गहरी होती है तो औपचारिकता खत्म हो जाती है। हम अपने घनिष्ठ मित्रों के साथ बिना सोचे समझे मजाक करते हैं, उन्हें छेड़ते हैं। यही घनिष्ठता की पहचान है। मेरे जीवन में भी सबसे अच्छे मित्र के साथ यही होता है। हम एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और ज़रूरत में साथ भी देते हैं। देखिए, जो हमारे प्रिय मित्र होते हैं हम उनसे हर बात शेयर करते हैं।
ऐसे ही यहाँ पर भी जो हीरा मोती थे, तो जब दोनों साथ मिलते थे, सींग से सींग मिलाते थे, आपसी बातचीत करते थे, जो भी उनकी मुख्य भाषा होती थी उसमें। अगला प्रश्न है, हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। आपका इस संबंध में क्या विचार है? आप किसके साथ हैं, हीरा के या मोती के या दोनों के, और क्यों? मैं हीरा के विचारों के साथ हूँ। गिरे हुए शत्रु पर वार करना कायरता है, वीरता नहीं। यह भारतीय संस्कृति के मूल्यों के विरुद्ध है। जो शत्रु पराजित हो गया है उस पर आक्रमण करना क्रूरता है। साथ ही अनावश्यक हिंसा से खुद की छवि भी खराब होती है। हीरा का संयम और नैतिकता उसे महान बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? क्या कभी आपने किसी विपत्ति या चुनौती का सामना अपने मित्र या परिजन के साथ मिलकर किया है? तो उस घटना के विषय में बताइए। हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र के साथ मिलकर एक कठिन परिस्थिति का सामना किया था। मेरे मित्र की तबीयत परीक्षा के समय खराब हो गई थी। वह बहुत परेशान था क्योंकि वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। तब मैंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। मैं रोज़ उसके घर जाता था, उसे पढ़ाई समझाता था। हम दोनों मिलकर धीरे धीरे तैयारी करते रहे। आखिरकार उसने परीक्षा दी और अच्छे अंक भी प्राप्त किए। इस अनुभव से मुझे समझ आया कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में। हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, विद्या से संवाद, कहानी की पड़ताल। कहानी ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक या अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सभी उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। कोई कहानी वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं पर आधारित हो सकती है और इसमें वास्तविकता या काल्पनिक पात्र भी शामिल हो सकते हैं। आप कहानी लेखन की इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कहानी का शीर्षक चुनिए और मुख्य बिंदुओं को पूरा कीजिए। शीर्षक और लेखक, विषय बताना है, हमें क्रिया कार्य बताने हैं, परिवेश, देश काल और मुख्य विचार, चरित्र, पात्र, परिणाम। देखिए, शीर्षक और लेखक आपको पता ही है इस कहानी के कौन है। दो बैलों की कथा है और लेखक प्रेमचंद है। विषय क्या है? बैलों की वफादारी, स्वाभिमान, अन्याय के विरुद्ध संघर्ष। क्रिया क्या करते हैं? वो हल जोतते हैं, गाड़ी खींचते हैं, विद्रोह करते हैं। परिवेश, देश काल और मुख्य विचार क्या हो सकते हैं? ग्रामीण भारत, अंग्रेजी काल, स्वतंत्रता, संघर्ष। चरित्र कौन कौन से हैं, यानी मुख्य पात्र, कैरेक्टर कौन से हैं? इसमें हीरा है, मोती है, दोनों बैल हैं, ये झूरी है, गया है, छोटी लड़की है और मालकिन है, ये इसके मुख्य पात्र हैं। और इस कहानी का परिणाम क्या होता है कि बैल घर लौट आए और झूरी ने उनको अपना लिया। कहानी का सौंदर्य देखते हैं, दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। इस वाक्य को पढ़कर आंखों के सामने एक दृश्य सा बन जाता है। आप जानते हैं कि भाषा की इस विशेषता को चित्रात्मकता कहते हैं। दोनों बैलों की कथा कहानी में ऐसी अनेक विशेषताएं हैं जो इसे अद्भुत और प्रभावपूर्ण बनाती हैं। नीचे इस कहानी में आए कुछ विशेष बिंदुओं को उदाहरण के साथ दिया गया है। आप भी एक एक उदाहरण खोजकर तालिका में लिखिए। चलिए, तो देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे कौन कौन सी विशेषताएं हैं। चित्रात्मकता, संवादात्मकता, विरोधाभास, व्यंग, संघर्ष, अतिशोक्ति, संदेह या उलझन। तो विशेषता का अर्थ क्या है? शब्दों के माध्यम से। चित्रात्मकता का मतलब क्या होता है? शब्दों के माध्यम से पाठक के मन में स्पष्ट और जीवंत चित्र या छवियां बनाना। संवादात्मकता का मतलब क्या होता है? कथा को आगे बढ़ाने के लिए पात्रों के विचार, भाव आदि व्यक्त करते हेतु बातचीत और संवादों का प्रयोग। विरोधाभास का क्या मतलब होता है? एक ही प्रसंग में दो विपरीत या परस्पर विरोधी बातों में एक साथ उपस्थित होना। व्यंग्य का मतलब क्या होता है? हास्य या कटाक्ष के माध्यम से किसी दोष, कुरीति या अन्यायपूर्ण को प्रकट करना। संघर्ष, जो दो विरोधी शक्तियों के विचारों, इच्छाओं या परिस्थितियों का आपस में टकराना। अतिशयोक्ति का मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। तो किसी पात्र, घटना या भाव को का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर करना कि असंभव या अविश्वसनीय लगने लगे। संदेह, उलझन, जब पात्र किसी निर्णय पर